नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जब हमारे मन में अनिश्चितता होती है तो हमें भविष्य की चिंता होने लगती है। और भविष्यवाणी जो होती है वो इसीलिए होती है, हमारे मन में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका डर सताने लगता है। भविष्य के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता और अनाकलनीयता होती है। ऐसे में मन में एक डर पैदा होता है, कुछ गलत ना हो जाए, और होगा तो कितना होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। ये आशंकाएं जब मन में आती है तब हम भविष्यवाणी के तरफ बढ़ जाते हैं। भविष्यवाणी सच हो या झूठ साबित हो उससे मतलब नहीं होता, लेकिन उससे हमारे दिमाग में थोड़ा धैर्य पैदा हो जाता है। कोई किसी मंदिर में जाता है, कहीं जाके मन्नत मांगता है, उसका कारण क्या होता है? मन में अनिश्चितता होती है, या जो अनाकलनीयता होती है, अंदाज नहीं करते हम, तो उससे हम डरे हुए होते हैं और कुछ बिगड़ न जाए इसके लिए चिंता करते हैं। तो जाके बोलते कि भाई हम तो सब कर रहे, भगवान मदद करो। ये जो बात हो बाकी भगवान मदद नहीं करेगा। जो कुछ करना है आपको ही करना पड़ता है। लेकिन जिनके मन में ऐसा डर होता है उनके लिए भविष्यवाणी एक तरीके से आधार होता है, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली चीज होती है। अरे डरो मत, हो जाएगा। ऐसा कोई बाबा बुआ बोलता है, या किसी मूर्ति से कहीं से एक फूल गिर जाता है तो उसको शुभ शकुन मानकर हम चलते हैं। तो ये सब बातें होती है ना, मन का धैर्य बढ़ाने के लिए होती है, हिम्मत बढ़ाने के लिए होती है, चीयर करने के लिए होती है। तो वैसे ही ये ओपिनियन पोल वगैरह निकाले जाते हैं। जब चुनाव आता है तब ओपिनियन पोल निकाले जाते हैं, और बहुत सारे राजनेता भी अलग अलग ज्योतिषों के पास जाकर अपनी भविष्यवाणियां निकालते रहते हैं। इसका कारण उनका ये एक तरीके से पॉलिटिक्स भी जुआ होता है कि चुनाव लड़ूंगा तो हारूंगा कि जीतूंगा, कितने वोट से जीतूंगा। जब मन में आत्मविश्वास नहीं होता तब ये बातें शुरू हो जाती थी। लेकिन जिसके मन में आत्मविश्वास होता है वो डरता नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, जब 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के लिए मोदी को नेता बनाने का निर्णय किया था, तब बहुत सारा मजाक उड़ाया जा रहा था। गुजरात इतना सा छोटा मिडिल साइज का राज्य है, उसके मुख्यमंत्री को भारत की क्या जानकारी है, वो कितना भारत को समझते हैं। गुजरात जीतना अलग बात है और भारत जीतना अलग बात है। ये आर्गुमेंट गलत नहीं था। अगर देश में 543 543 एमपी चुनकर आते हैं लोकसभा में, उसमें से कुछ 26 गुजरात से आते हैं, तो मानो उसके 20 गुना एमपी भारत से चुनकर आते हैं। तो 26 एमपी वाला गुजरात और 543 एमपी वाला भारत, इसमें कितना फर्क है? तो मोदी क्या जानते हैं? ऐसा जब सवाल पूछा जाता था तो भाजपा का कार्यकर्ता था, नेता थे, उनके भी मन में आशंका थी, क्या मोदी कर सकते हैं? किसी ने सोचा तक नहीं था कि मोदी जी बीजेपी को बहुमत में ला सकते हैं। लेकिन मैंने जो अभ्यास किया था उसके आधार पर मैंने किताब लिखी थी और भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी को सत्ता में नहीं लाएंगे, यानी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलेगा, ये मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया था। मैंने प्रेडिक्ट किया था बीजेपी और मोदी अकेले एक पार्टी का, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ला सकते हैं। ये भविष्यवाणी मैंने किस आधार पर की थी? पुरानी बात है, 13 साल पुरानी बात है।
और मोदी जी उम्मीदवार भी नहीं बने थे उस वक्त। मैं एक मराठी अखबार में हर दिन का एक कॉलम लिखता था, उलट तपासनी। उसमें मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे कि अगर भाजपा को सत्ता में आना है, दिल्ली की सत्ता में आना है, देश की सत्ता में आना है, तो बीजेपी को, मोदी जी को नेतृत्व सौंपना चाहिए। मोदी जी बीजेपी को बहुमत से सत्ता में ला सकते हैं। ये जो मेरे आर्टिकल थे, आगे जाकर उसकी ही किताब बनी थी। तो मुझे ये आत्मविश्वास कहां से आया था? मेरा जो राजनीति का अभ्यास है, 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता करते हुए, उस आधार पर सालों साल जो चुनाव मैंने देखे हैं, समझे हैं, उसके आधार पर मैंने ये भविष्यवाणी की थी। तो वो भविष्यवाणी नहीं थी, मैंने ग्रह दशा देखकर, किसी की पत्रिका और राशि वगैरह देखकर ये भविष्यवाणी नहीं की थी। मोदी की पत्रिका मैंने नहीं देखी थी, जन्म पत्री। मैंने, मेरा जो राजनीति का अभ्यास है, मेरा पत्रकारिता का जो अभ्यास है, उस आधार पर वो भविष्यवाणी की थी और उसकी किताब बनी। और मेरा अंदाज सही निकला। 8 लोकसभा चुनाव के बाद एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हो गई बीजेपी को। 2014 में 282, यानी सीधी सीधी मेजॉरिटी मिल गई थी। हाँ, बीजेपी लड़ी थी, वो एनडीए का एक गठबंधन बनाकर लड़ी थी। कहने का मतलब ये भविष्यवाणी। मुझे मुझे उस वक्त याद है, मेरी किताब जब पब्लिश हुई, 6 दिसंबर 2013 की बात है, तो महाराष्ट्र के 2 बड़े बीजेपी के नेता उस प्रोग्राम में थे। उनमें से एक ने मुझे बोला कि हमारे पार्टी को मेजोरिटी की गारंटी नहीं है, आप तो हमारी पार्टी को मेजोरिटी दे रहे किताब लिखकर। तो मैंने उनको कहा था कि भैया, मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, बीजेपी का नेता नहीं हूं, हाँ बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैंने जो किताब लिखकर भविष्यवाणी की है, वो मेरे राजनीति के अभ्यास के आधार पर की है। मेरा मेरे अभ्यास पर विश्वास है, और उस आधार पर, उस विश्वास से मैंने ये भविष्यवाणी की है, और मुझे गारंटी है वो सही निकलेगी, और सही निकली भी। और 2019 में भी मैंने 300 प्लस की भविष्यवाणी की थी, फिर से किताब लिखी थी। लेकिन वो भविष्यवाणी, फिर से बोल रहा हूं, कि मैंने राशि वगैरह देखकर नहीं की थी। 2024 में मेरी आंकड़ों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन मैंने जो थियरी 2024 में पेश की थी, वो थी अश्वमेध की। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, मोदी जी ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। और अगर मोदी का अश्वमेध का घोड़ा रोका जाएगा, तो जहां रोका जाएगा उस राज्य में जाकर वहां के जो क्षत्रप हो गए, उनको मोदी जी हराएंगे। ये भविष्यवाणी मैंने 2 साल पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की थी, और हमने देखा घोड़ा जहां जहां रोका गया। 2024 के चुनाव में मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, प्रधानमंत्री फिर से हो गए, एनडीए के तरफ से हो गए, लेकिन मोदी जी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन मेरी थियरी सही था। मुझे लगा था कि 350 के पार बीजेपी जाएगी, वो नहीं गई। लेकिन मैंने जो मेरे अभ्यास के आधार पर अश्वमेध की थियरी पेश की थी, वो सही निकली। जहां जहां लोकसभा में बीजेपी ने मार खाया था, वहां वहां बाद में जो विधानसभा चुनाव हो गए, वहां बीजेपी ने अपोजिशन का सुपड़ा साफ किया। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह बीजेपी और मोदी बड़ी भारी संख्या में जीतते गए। उसको ही अश्वमेध बोलते हैं। अश्वमेध का मतलब क्या होता है? जो केंद्रीय राजा होता है, जिसको पुराण में चक्रवर्ती बोलते हैं,
उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करता है, ऐसा कोई भी क्षत्रप राजा हो, उसका राज चक्रवर्ती छीन लेता है, वरना वो क्षत्रप अपने जगह राजा रह सकता है। अश्वमेध का मतलब ये होता है कि तुम अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में राजा रहो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर राज्य में रहते हुए तुम केंद्रीय अथॉरिटी को, चक्रवर्ती को चैलेंज करोगे, तो तुमसे तुम्हारी सत्ता और राज छीना जाएगा, तुम्हारी रियासत छीनी जाएगी। ये चक्रवर्ती या अश्वमेध की कंसेप्ट है। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 3 चुनाव ममता दीदी ने जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं विधानसभा के, लेकिन 2014 में दिल्ली की सत्ता मोदी जी के हाथ में आने के बाद बिना कारण ममता दीदी बीजेपी से लड़ती रही, मोदी से लड़ती रही। जो जो मोदी बोलेंगे हम उसके खिलाफ है। यानी ममता दीदी को ऐसा लग रहा है कि मोदी को चैलेंज देना जरूरी है, और मोदी को चैलेंज देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन मोदी को चैलेंज करते हुए तुम अगर सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करोगे, मोदी प्रधानमंत्री है तो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से अलग है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से अलग है, सीबीआई सरकार की, केंद्र सरकार की बात नहीं, ईडी हो, एनआईए हो, जो जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल एजेंसियां है, उसको ममता हर बार चैलेंज करती रही। इसका मतलब यह है कि ममता दीदी बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती, बंगाली जनता की मुखिया बनकर बंगाल का राज ममता नहीं करना चाहती। वो भारत की अखंडता, भारत की सेंट्रल अथॉरिटी, भारत का संघ राज्य को एक तरीके से ममता चैलेंज करना चाहती है। अर्थात जिस ढंग से उन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो विदेश से आए हुए घुसपैठिए, उनको आसरा देकर बंगाल में बसा लिया, उससे वोटर की संख्या बढ़ा ली, तो एक तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज था। और इसलिए ममता से उसकी कुर्सी और सत्ता छीनना केंद्र के लिए जरूरी हो गया, मोदी के लिए जरूरी नहीं है, भाजपा के लिए जरूरी नहीं है। ममता से सत्ता छीनी जाना, निकाल कर अलग करना, ये भारत को अखंडित रखने के लिए आवश्यक बन गया, क्योंकि ममता दीदी भारत के संघ राज्य को, संघीय ढांचे को चैलेंज कर रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है वो ममता हारेगी या बीजेपी जीतेगी, इससे कोई मतलब नहीं रखता। बंगाल के विधानसभा के चुनाव आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि ममता दीदी बंगाल की संवैधानिक सत्ता अपने हाथ में लेकर भारत की अखंडता को चैलेंज कर रही है, वो संघीय ढांचे को चैलेंज कर रही है, उसको तोड़ मरोड़ कर रखने का अपना प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़ रही है। जिस देखो यूपी में हो, बंगाल अलग अलग, असम में हो, तमिलनाडु हो, हर जगह वोटर लिस्ट दुरुस्त की गई, एसआईआर हो गया, तो अकेले ममता क्यों लड़ रही थी? बाकी राज्य के जो बिगर बीजेपी पार्टियां हैं, उन्होंने एसआईआर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना आंदोलन खड़ा किया। जितने वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उससे 2 गुना वोटर के नाम यूपी में काटे गए, तो यूपी में आंदोलन नहीं हुआ, यूपी में कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं गया, तो ममता क्यों जा रही है? यूपी में भी अपोजिशन है, उन्होंने किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो ममता क्यों खटखटा रही थी? क्योंकि ममता भारत के संघ राज्य को, सेंट्रल अथॉरिटी को तोड़ मरोड़ कर रखना चाहती है, और इसलिए ममता को हराना
का मतलब देश को बचाना है। भारत के संघीय ढांचे को बचाना मतलब ममता को हराना है। तो आज बंगाल के विधानसभा का जो चुनाव है वो सिर्फ बंगालियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नतीजा बंगालियों के हाथ में है, लेकिन उसका भविष्य तय जो होने वाला है वो पूरे देश का भविष्य तय होने वाला है। क्या बंगाल भारत से टूटेगा? इसका जवाब बंगाली वोटर को, बंगाली मतदाता को देना है। क्या बंगाल भारत की अखंडता को चैलेंज देने वाला राज्य बनेगा या भारत की अखंडता का रखवाला बनेगा? क्योंकि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल का आज का विधानसभा चुनाव भारत की अखंडता का भविष्य तय करने वाला है। और इसलिए पूरे देश के नागरिकों का, जनता का ध्यान बंगाल के विधानसभा के तरफ मुड़ा हुआ है। उसका एक ही कारण है, भारत की जनता बंगाल की मतदाता से बड़ी अपेक्षा करती है कि भाई बंगालियों, भारत को अखंड रखने में मदद करो। पूरे देश की अपेक्षा बंगाल के मतदाताओं से है कि अब अखंड भारत की इज्जत बंगाल के मतदाता के हाथ में है, बंगाल के हिंदुओं के हाथ में है। देखते हैं क्या होता है 4 मई को। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।